Hello everyone. In the earlier video, we were discussing about the process of photosynthesis, which is performed by green plants. In this, we will discuss about the mechanism of photosynthesis and the factors which are affecting the rate of photosynthesis. So, the whole process of photosynthesis occurs via two reactions. जो पूरा photosynthesis का process है वो दो रिएक्शंस के थ्रू होता है. एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन. क्या होता है लाइट और डार्क रिएक्शन के दौरान, तो देखते हैं. ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन द पिगमेंट और द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट, और ये जो विजिबल लाइट जैसे ही एब्जॉर्ब करता है क्लोरोप्लास्ट, तो ये कॉज करती है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, और हम इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जैसे ही परफॉर्म होता है तो इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है. इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो बनाते हैं एसिमिलेटरी पावर्स, जिनको हम कहते हैं एटीपी और NADPH. ये जो रिएक्शन का पार्ट है दैट इज़ लाइट रिएक्शन, ये जो है वो ग्रेनम पार्ट के अंदर होता है. हमने बताया था अर्लियर वीडियो के अंदर कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्ट्रोमा होता है और ग्रेनम होता है, ग्रेना. सो दिस पार्ट ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड ग्रेना. ड्यूरिंग this reaction ATP and NADPH are formed as well as oxygen is released. The ATP and NADPH are used to fix the CO2 in the form of carbohydrate during dark reaction. ये जो ATP और NADPH बने इनको यूज़ किया जाता है CO2 के फिक्सेशन के दौरान, जो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन का जो पार्ट है वो स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और इस दौरान ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है. ग्लूकोज जो है वो एक सॉल्युबल शुगर है, वाटर सॉल्युबल है, जो प्लांट की सेल्स जो हैं उसको यूटिलाइज करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. और अगर ग्लूकोज प्लांट सेल के अंदर एक्सेस में बन जाता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में बनता है, तो उसको जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है. बात आती है कि ग्लूकोज एक्सेस में अगर प्लांट सेल के अंदर बना तो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया गया. सेम ऐसा ही प्रोसेस जो है वो एनिमल सेल के अंदर भी होता है. एनिमल सेल में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बाय लीवर सेल्स, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो वो ग्लाइकोजन जो है वो अगेन ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, रिलीज कर दिया जाता है ब्लड में. सो हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है. आपने देखा होगा कि अगर आप फास्ट रखते हैं, किसी दिन खाना नहीं खाते हैं, तो उस दौरान भी आप नॉर्मल रूटीन का जो वर्कआउट है वो कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर स्टोर्ड ग्लाइकोजन. बात आती है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ सनलाइट. हमारे पास जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का दैट इज़ सोलर रेडिएशंस, लेकिन जो टोटल सोलर रेडिएशंस हैं उनका सिर्फ 2% पार्ट ही प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. जितने भी सोलर रेडिएशंस अर्थ के ऊपर आती हैं उनमें से टोटल सिर्फ 2% पार्ट जो है उसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स. अब लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी और उसकी क्वालिटी और ड्यूरेशन, सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को. किस तरीके से करते हैं, तो ड्यूरिंग क्लाउडी डे अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज़ होता है. अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होता है. लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और हम कह सकते हैं एट अ वेरी हाई इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट. क्योंकि क्लोरोफिल जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंजाइम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर, और इसी वजह से हाई लाइट इंटेंसिटी के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है. फोटोसिंथेसिस occurs high in blue or red region of visible light, visible spectrum, but doesn't occur in green light.
फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो जो विजिबल स्पेक्ट्रम की ब्लू और रेड लाइट के अंदर तो मैक्सिमम होता है, लेकिन ग्रीन लाइट के अंदर जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो इंक्रीज होता जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज क्यों होना शुरू होता है? क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो हाई टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है। हम सबको पता है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोटीन्स जो हैं वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंजाइम्स गेट रप्चर्ड एंड एट हाई टेम्परेचर the rate of photosynthesis also decreases. Next factor is water. वाटर जो है वो रेगरली एक्ट करता है एज अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि जितना भी वाटर एक प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ 1% पार्ट ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान यूज़ किया जाता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वाटर का वो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू लॉस कर दिया जाता है बाय प्लांट। वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस के अंदर स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, ताकि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो। और जब ऐसा होता है तो CO2 एज अ रिजल्ट CO2 जो है वो भी प्लांट के लीव्स में एंटर नहीं कर पाती और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज CO2 एटमॉस्फेयर में हमें पता है 0.033% प्रेजेंट है बाय वॉल्यूम। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये काफ़ी कम है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए अगर अगर CO2 का अमाउंट इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगा। अगर लाइट और टेम्परेचर की कंडीशंस जो हैं वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं कर रही हैं तब ऐसा होगा, अदरवाइज वो उनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान इतने सारे फैक्टर्स में से एक टाइम में सिर्फ एक ही फैक्टर एज अ लिमिटिंग फैक्टर एक्ट कर सकता है। एक साथ दो फैक्टर कभी भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि जो प्रोसेस जो मैकेनिज्म था फोटोसिंथेसिस का वो किस तरीके से हो रहा था। तो हैव अ लुक ओवर दिस। इन दिस केस हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, दिस इज ग्रेना and this one is stroma. Light is absorbed by the pigment chlorophyll present inside the grana. लाइट एब्जॉर्ब किया इसने और यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्ब किया था वाटर प्लांट की रूट्स ने उसका हुआ फोटोलाइसिस, और जैसे ही फोटोलाइसिस हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हुई एज अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया गया इन द एटमॉस्फेयर और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं जो यहाँ से रिलीज हुए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर गए। वहाँ से उन्होंने एसिमिलेटरी पावर्स NADPH और ATP जो है उनको बनाया। इनको जब बनाया तो ये गए फिर स्ट्रोमा के पास और स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन जो है वो ऑपरेट हुआ। डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 जो था जो प्लांट की लीव्स ने इनटेक किया था उसको NADPH और ATP की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया गया शुगर के अंदर। शुगर मीन्स ग्लूकोज, और उसको लेटर ऑन स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया गया जो कि सॉल्युबल शुगर था। एक्सेस का जो था उसको स्टार्च में कन्वर्ट किया गया, बाकी को प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया। बाकी जो शुगर था जो ग्लूकोज था उसको सेल ने मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर यूज़ कर दिया और जो रेस्ट ऑफ था एक्सेस था उसको स्टोर कर लिया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो इन योर नोटबुक्स। Meet in the next video with the new content. Thank you and have a good day.